गुड टुडे। नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं रवि सर। आज हम इस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर, कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ, कुछ नए पैटर्न के साथ। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। तो आगे चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, धनेश एंड गणेश, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो। सो जो उनकी कैपिटल है वही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में कि क्या रेशियो बनेगा। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं, कुछ क्रेडिट बैलेंसेस हैं, और इस क्वेश्चन में हम कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स और कुछ नए टाइप के एडजस्टमेंट्स जिसको नए तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा आप देख सकते हो मैं हमेशा की तरह दोबारा एक पेपर में क्वेश्चन को लिख लिया है। सो हम जैसे जिस पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं पिछले वीडियोज़ में, सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे और उसी पैटर्न से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010। ओके, सो अगर हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 है और वहीं पर कोई डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2010, सो ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक बिकॉज स्टार्टिंग का डेट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज परचेस। एज यूजुअल सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है ये। सो जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन को एक पेपर में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे रेडी है आपका क्वेश्चन। और जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम पिछले वीडियोस में क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ये सबसे ईजी और आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2011। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2011। सो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010 मीन्स कि भाई 1 अप्रैल 2010 को कुछ स्टॉक था, तो इसको तो हम सबसे पहले कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये डेट स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में इतना स्टॉक था तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया है। ये जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सबको पता है, टॉप पर लिखते हैं हम। देन है परचेस। परचेस ये भी सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी जो मैंने चीज़ सेल की थी वो वापस आ गई कंपनी में, इनवर्ड हो गई। सो ये माइनस होगा सेल्स में से। ओके, कहाँ से? सेल्स में से। नेक्स्ट है कैरेज। मैंने आपको बताया था सिर्फ कैरेज लिखा होगा तो ये कैरेज इनवर्ड है, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, पावर मोटिव। पावर मोटिव लिखा है या मोटिव पावर जो आप कह सकते हो। सो ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। वेजेस, लेबर को दिया जाने वाला चार्जेस, फैक्ट्री एक्सपेंस यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्डे डेटर्स, असेट्स सबको मालूम है। डेटर्स वो अकाउंट होता है जहाँ पैसे मिलते हैं। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इंश्योरेंस सेम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ऑफिशियल एक्सपेंस। पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ऑफिशियल एक्सपेंस। कमीशन इवन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वाई? कमीशन पे किया है हमने, डेबिट बैलेंस है, सो हमने पे किया है। प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स सबको पता है। फर्नीचर, असेट्स। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, बिकॉज ये सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट ये तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऑफिस रेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है क्या? पेड फॉर 10 मंथ्स मीन्स कि 10 महीने के लिए ही ये रेंट पे हुआ है जो 20,000 है, यानी 2 महीने का अभी भी पे करना बाकी है कंपनी को। सो कंपनी लायबल है वो 2 महीने का अमाउंट देने के लिए। सो जो भी अमाउंट होगा हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और 2 महीने का अमाउंट इसमें ऐड करेंगे। तो सिंपली ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो बिल्डिंग असेट्स, कैश इन हैंड असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स। सो दीज आर द डेबिट बैलेंसेस और हमने सब पे टिक मार्क कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्रेडिट साइड, सेल्स।
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इसी सेल्स में से हमें क्या करना है, ये रिटर्न माइनस करना है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी सबको मालूम है, बिल्स पेबल इवन लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट सेम, कैपिटल अकाउंट धनेश एंड गणेश। यहाँ पूरे क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं था, मीन्स हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे और हम क्या बनाएंगे, हम बनाने हैं कैपिटल अकाउंट, हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,92,000 एंड 1,28,000। ओके, सो इस तरह से हमारा पहला स्टेप है कि हम टिक मार्क करते हैं, हमने टिक मार्क कर लिया पोस्टिंग के लिए। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे और जो देखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। ओके, सो ये रहे एडजस्टमेंट्स। क्या एडजस्टमेंट्स है, सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ऑफ एट ₹1,76,000 विच इज़ 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो जिसे नहीं पता हो यहाँ ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक की जनरली दो वैल्यू कभी कभी काउंट होती है, एक तो मार्केट प्राइस जो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, और एक होता है कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू। तो दोनों ही वैल्यू कभी कभी दी होती है, तो दोनों में से हमें वो अमाउंट लिखना होता है जो कम होता है, यानी जो लेस होता है। अगर मान लो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, सो मैं कॉस्ट प्राइस लूँगा। और कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो मैं मार्केट प्राइस ही मानूंगा क्लोजिंग स्टॉक को। ओके, बट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया गया है मार्केट प्राइस पर, और जो कि क्या है 1,76,000, बट ये जो अमाउंट है 1,76,000 ये 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस कम है, और हमें कौन सा लिखना होता है, जो कम होता है। अब कॉस्ट प्राइस कम तो है ये पता चल गया, पर कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस से 10% ये ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा है जो मार्केट प्राइस है, तो ये हम नहीं लिख सकते, हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है जो कम है। तो जो कम है वो पता करने के लिए हमें वर्किंग नोट करना होगा, तो जब हम टाइम आएगा तब हम करेंगे। ओके, आई होप इतना समझ गए कि कॉस्ट वैल्यू कम है यहाँ पर, और ये मार्केट वैल्यू जो दिया है ये ज़्यादा है 10% किसके फेवर में, कॉस्ट के कंपेरिजन में। ओके, तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट प्लांट इन मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, मीनिंग कि 20% जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पे निकाला जाएगा और 10% जो है वो बिल्डिंग पे निकाला जाएगा, डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन क्या होता है सबको मालूम है, हमने ऑलरेडी पिछले कुछ क्वेश्चन में किया है ये सॉल्व, राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, इन दोनों में ही हम टिक मार्क करेंगे। सो दोनों में टिक मार्क करने के लिए उनके अकाउंट्स में जाते हैं एंड ओके, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर हो गया, एंड उसके बाद था आई थिंक बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ है, यस यहाँ पर। सो दोनों में ही हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टिक मार्क कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, जिसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय धनेश ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग 20,000 गुड्स विड्रॉ किया है धनेश ने पर्सनल यूज़ के लिए, और वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो सीधा सीधा ये ड्राइंग का केस है। क्या, ड्राइंग्स का केस करेंगे क्या। एक तो गुड्स ले गया है, और मैंने आपको बताया गुड्स किसी भी वजह से बिजनेस से बाहर जाता है तो उसका एक इफ़ेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट होगा। दूसरा, धनेश ने विड्रॉ किया है, धनेश के लिए ड्राइंग हो गया है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे, किसके डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के। हमें पता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब कैपिटल पार्टनर्स के वहाँ लिखे जाते हैं। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट, बैड डेब्स वेयर ₹4,000 एंड प्रोवाइड RDD एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। ये भी ऑलरेडी हमें पता है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किया है। 4,000 सीधा सीधा लिखा है बैड डेब्ट है, ओके, और RDD 5% निकालना है, और ये दोनों ही चीज़ किस पे काउंट होती है, संडे डेटर्स पे। सो हम संडे डेटर्स पे जाते हैं और टिक मार्क कर लेते हैं 2, क्योंकि एक तो बैड डेब्ट माइनस करना है और उसके बाद RDD माइनस करना है। ओके, सो संडे डेटर जो हमारा यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टिक मार्क कर दिया। एक्चुअली 2 टिक मार्क होगा, वाई, बिकॉज एक तो बैड डेब्ट माइनस करना है और एक RDD। सो दोनों ही टिक मार्क मैंने कर लिया। ओके, तो आगे चलते हैं। गुड्स वर्थ ₹12,000 वेयर परचेस्ड एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक
बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो गुड्स हमने परचेज़ किया, मे बी ईयर एंड में किया होगा, गलती ईयर एंड के महीने में किया होगा। सो 12,000 का गुड्स परचेज़ तो किया, बट उसकी एंट्री नहीं हुई है बुक्स में, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो चुका है, बट परचेस में ऐड नहीं हुआ है। बुक मतलब परचेस में ऐड नहीं हुआ है। सो क्या करेंगे, एक तो परचेस में ऐड करेंगे, सो परचेस में टिक मार्क कर लेते हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड नहीं है तो अनरिकॉर्डेड मानेंगे। ओके, और दूसरी बात मैं वापस से वहाँ पे ले जाना चाहता हूँ एडजस्टमेंट पे। कभी भी इस तरह का अगर एडजस्टमेंट आता है, अनरिकॉर्डेड सेल या अनरिकॉर्डेड परचेस, तो ये जो परचेस है इसको हम हमेशा क्रेडिट मान के चलेंगे, यानी कि उधारी में परचेस किया गया है। इवन सेल्स भी रहेगा तो उधारी में सेल किया गया है, ऐसा ही कंसर्न लेके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, मीन्स ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। सो एक तो एंट्री नहीं हुई है, इसके लिए परचेस में ऐड करूँगा। दूसरा, मैंने उधारी में ख़रीदा है, सो उधारी में ख़रीदा तो क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट चला जाएगा क्रेडिटर्स में। जब भी हम उधारी में सामान खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर प्लस हो जाता है। क्या प्लस हो जाता है, क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिटर्स वही लोग होते हैं जिनसे हमने उधारी में सामान खरीदा है। ओके, तो एक तो मैं परचेस में ऐड करूँगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, और दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करूँगा क्योंकि मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। मैं उधारी में परचेस कर रहा हूँ तो मुझे बाद में पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए मेरा लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा। तो दूसरा टिक लगा लेते हैं क्रेडिटर्स में। हमने परचेस में टिक लगाया है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी एक टिक लगाएंगे क्योंकि इसमें जाके भी हम ऐड करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट, डिसऑनर ऑफ अ बिल पेएबल 8,000 was wrongly included in bills receivable. Okay, however balance of debtors and creditors were taken correctly. Okay, so बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि बिल्स डिसऑनर ऑफ अ बिल पेबल 8,000 was wrongly included in bills receivable. सो करना क्या है कि बिल्स रिसीवेबल में बिल्स पेबल का डिसऑनर बिल गलती से ऐड हो गए। तो सिंपल है, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि कोई चीज़ इंक्लूडेड है रॉन्गली, सो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ में से माइनस करेंगे, यानी बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किया जाएगा बिकॉज गलती से इसमें इंक्लूड हो गए, तो यहाँ से माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट जो जाएगा, एक्चुअल जो करना था एंट्री, अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ है तो क्या करेंगे, हम उस बिल में से माइनस किया जाता है। बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ है तो बिल्स पेबल इसमें माइनस करना चाहिए था, और मैंने गलती से उसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर दी, तो यहाँ से माइनस करूँगा और बिल्स रिसीवेबल में से भी माइनस, बिल्स पेबल में से भी माइनस करूँगा, दोनों में से माइनस होगा। एक तो इसमें गलती से इंक्लूड हुआ है इसलिए, और दूसरा एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए कि बिल पेबल में से माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ से भी माइनस करूँगा, डेबिट में से भी, और यहाँ पे क्रेडिट में से भी माइनस करूँगा। दोनों ही जगह से मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। कितना, 8,000। और जो ये लिखा है हाउएवर बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वेर टेकन करेक्टली, इसका मतलब ये है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है, डेटर्स और क्रेडिटर्स एकदम प्रॉपर एंट्री हुई है। यानी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ बिल्स रिसीवेबल में और बिल्स पेबल में ही है, तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर दूंगा और उसका अमाउंट बिल्स पेबल में से माइनस करूँगा। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ गया। सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया और सारा ये, तो हम एक काम करते हैं, इसके साथ साथ बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल जो यहाँ पर है, दोनों पे एक टिक मार्क कर लेते हैं लास्ट एडजस्टमेंट के लिए, ताकि कोई गलती ना हो। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सो ये रहा हमारा फॉर्मेट रेडी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये रहा कैपिटल अकाउंट और ये रहा बैलेंस शीट। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले दिया था स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010, हमने बोला ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट रहा, यहाँ पे जाएंगे डेबिट साइड, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट जो है वो है 88,000। ओके, सो 88,000 मेंशन। नेक्स्ट इज परचेज, जिसमें एक एडजस्टमेंट है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, 3,40,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेसेस, ओके, 3,40,000। सो इसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे इनर कॉलम में लिखकर, और ये ऐसा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, मैंने कहा ये सेल्स में से माइनस करना है, सेल्स रिटर्न है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, और जो अमाउंट है वो है 6,40,000। ओके, और इसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न
रिटर्न इनवर्ड। ओके, सो अमाउंट कितना है रिटर्न इनवर्ड का? 20,000, 20,000 रुपये रिटर्न इनवर्ड की अमाउंट है। सो ये मैंने 20,000 यहाँ से माइनस किया और यहाँ हो जाएगा 6,20,000। ओके, 6,20,000 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, नेट अमाउंट। नेक्स्ट कैरेज, मैंने कहा कैरेज यानी कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 8,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज 8,000। ओके, सो 8,000 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 12,000, सो टू मोटिव पावर 12,000, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,12,000 और वेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू वेजेस 1,12,000। ओके, आउटर कॉलम। नेक्स्ट संडे डेटर्स, 2 लाइनें हैं यहाँ पर, यानी 2 एडजस्टमेंट्स हैं। सो 1,44,000 इनर कॉलम में असेट्स के, यहाँ लिखूँगा मैं संडे डेटर्स 1,44,000 बट इनर कॉलम में। ओके, और इसके लिए एक्चुअली 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज एक तो मैं बैड डेट माइनस करूँगा, फिर टोटल दूंगा, टोटल लेने के बाद फिर मैं वापस से आरडीडी माइनस करूँगा। सो 3 लाइन। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी सबको पता है, प्रॉफिट लॉस डेबिट 76,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा अमाउंट मार्जिन लेके चलता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम 76,000। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस डेबिट 4,800, यहीं पे लिख देंगे टू इंश्योरेंस 4,800। ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज पोस्टेज, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड 7,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू पोस्टेज 7,200। ओके, नेक्स्ट कमीशन, सेम प्रॉफिट लॉस की डेबिट 10,000 टू कमीशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 10,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, एक एडजस्टमेंट है, आई थिंक डेप्रिसिएशन 1,20,000, कहाँ लिखेंगे? असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ओके, उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो करेंगे बाद में, यहाँ पर हम एक लाइन इसके लिए भी छोड़ देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फर्नीचर असेट्स 32,000, सो असेट्स में जाएंगे, फर्नीचर 32,000 आउटर कॉलम, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं उसमें। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 16,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड 16,000। ठीक है, अमाउंट। नेक्स्ट ऑफिस रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स 20,000, तो पहले तो इसे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे, टू ऑफिस रेंट अमाउंट कितना है 20,000। ओके, सो ये हो गया एक हिडन एडजस्टमेंट। सो हम इसके ऊपर आएंगे। अभी क्या लिखा है, 10 मंथ्स के लिए 20,000 पे किया है, यानी 2 मंथ्स का अभी भी बाकी है, राइट। सो 2 मंथ्स का बाकी है, तो क्या करेंगे, उसे शो करेंगे, दिखाएंगे, दिखाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। ऐड करने के लिए मैं चाहूँगा एक वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा। तो ये रहा पेज, ब्लैंक पेज, यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट 1,
कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके। सो इज इक्वल टू 20,000 पे हुआ है टोटल कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए, और हमें कितने मंथ्स का उसमें ऐड करना है, 2 मंथ्स का। सो जितने मंथ्स के लिए पे हुआ है उतने से डिवाइड, और जितने मंथ्स का चाहिए उतने मंथ्स से मल्टीप्लाई। सो वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 इंटू 2 दैट इज़ 4000। ये क्या आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो पे करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, रेंट में जाकर ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना 4000 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 24,000 हुआ। सो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें शो करना था कि हमारा एक्चुअल जो रेंट है, एक्सपेंस है कंपनी का, वो 24,000 है। इसी पर्पज़ से हमें ये ऐड करना होता है। भले ही हमने पे नहीं किया है फिर भी हम शो करेंगे कि हमारा एक्सपेंस कितना है। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है कि चाहे आपने पे किया है या रिसीव किया है या न किया है, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ड्यू डेट आके जा चुका है, कोई चीज़ हैपन हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, एक्चुअली में उसका ट्रांजैक्शन हो चुका है, सो इस तरह से आपको शो करना रहेगा हमेशा, ओके। अब ये आउटस्टैंडिंग है तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, बिकॉज कंपनी को पे करना है ये। सो मैं कैपिटल के लिए 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, और वो कितना है, वो है 4000, ओके। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है बिल्डिंग, जिसमें एडजस्टमेंट है 48,000। असेट्स में जाएंगे, यहाँ लिखूँगा बिल्डिंग 48,000, बट इसमें एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम में लिखूँगा 48,000 और इसके लिए एक लाइन छोड़ दूँगा। देन कैश इन हैंड 6,000, ये भी असेट्स है, सो कैश इन हैंड 6,000, सीधा आउटर कॉलम, बिकॉज कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता कभी, ओके। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है लास्ट वाला 48,000, सो बिल्स रिसीवेबल असेट्स में बिल्स रिसीवेबल, और जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 48,000, ओके, और एक लाइन इस तरह से उसमें छोड़ देंगे। क्लियर, ओके। सो डेबिट साइड कंप्लीट। नाउ कम टू क्रेडिट साइड। सबसे पहले है सेल्स, कहाँ जाएगा सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है बिकॉज हमें सेल्स माइनस करना था रिटर्न। दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, जिसमें एडजस्टमेंट है, सो लायबिलिटी में जाएंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। अमाउंट है 80,000, इनर कॉलम, अमाउंट है 80,000 इनर कॉलम, ओके। नेक्स्ट बिल्स पेबल, इसमें भी एडजस्टमेंट है, कितना है 72,000, ये एडजस्टमेंट है, ओके। ये बिल्स पेबल का अमाउंट है। सो लायबिलिटी साइड में जाएंगे और वहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे एक लाइन छोड़ा है मैंने, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल, और अमाउंट कितना है 72,000। सो यहाँ पर ये लिखकर मैंने अमाउंट के लिए एक जगह छोड़ दिया एडजस्टमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट कैपिटल अकाउंट, जैसा हमने कहा यहाँ पे करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ क्या बनता है कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल लिख दूंगा क्रेडिट साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। तो धनेश के कॉलम में आएगा 1,92,000 और गणेश के कॉलम में आएगा 1,28,000, ओके। वेरी सिंपल, क्रेडिट बैलेंस इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में आकर यहाँ पे मेंशन किया, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, रह गया है, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो आपने देखा हमने क्या किया, सारा डेबिट और पूरा क्रेडिट सब हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो लाइनें हमने
टिक मार्क किए थे उसमें हमने एक लाइनें छोड़ दी हैं जो एडजस्टमेंट करेंगे वहाँ पर। सो अब चलते हैं हम क्या एडजस्टमेंट्स की तरफ। सो सबसे फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया गया मार्केट प्राइस पे, जिसका वैल्यू कितना है 1,76,000, बट वो 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट वैल्यू से। तो हमें मालूम है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों में से जो कम होता है हमें वो लिखना होता है। ये तो ज़्यादा है ऐसा लिखा है विच इज़ 10% अबोव, ये 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो कम होगा, तो कितना कम है वो हमें पता करना होगा। उसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे। कैसे? पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं समझूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कितना परसेंट है 100%। सो इससे अगर ये 10% ज़्यादा है अमाउंट, तो ये कितना परसेंट हुआ, ये हो गया 110%। ये कितना हो गया पता है, 110% हो गया, ये 110% हो गया। क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इससे 10% ज़्यादा है, तो ये कितना अमाउंट होगा 110%। तो हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा वर्किंग नोट का। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो 1,76,000 ये एक्चुअल है, राइट? क्या है एक्चुअल अमाउंट है, जो कितना परसेंट है, अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो ये 110% है। प्लीज़ ये कितना है 110% है, और हमें कितना चाहिए 100%। वहाँ पे लिखा था, मैं वापस से आता हूँ, यहाँ लिखा है क्या, मार्केट प्राइस ऑफ एट ₹1,76,000। सो कि मार्केट प्राइस इतना है विच इज़, यानी ये अमाउंट इज़ 10% अबव द कॉस्ट, और ये अमाउंट क्या है 10% ज़्यादा है कॉस्ट से। तो अगर 10% ज़्यादा है कॉस्ट से मीन्स कॉस्ट कम होगी, और हमें वो चीज़ लिखनी है जो कम होती है, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कॉस्ट 100% है, तो अगर ये 10% ज़्यादा है तो ये कितना हो गया 110% हो गया, राइट? इसीलिए मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1,76,000 को लिखा, और इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ 110% से, यानी 110 से डिवाइड करूँगा तो 1% की वैल्यू आएगी। 1% को मल्टीप्लाई करूँगा 100 में तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। सो बहुत ही सिंपल कर लेता हूँ, 0 कट। अब ये 11 से पूरा कट करना है हमें, तो यहाँ पर 11 1 11, 6 11 6 66। सो यहाँ पे बच कितना गया, यहाँ पे बच गया 0 0 0 16,000। अब कितना हो गया फिर है 16,000 गुणे 10, यानी 1,60,000। सो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये 1,76,000 क्या है 10% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, राइट? तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया है 1,60,000। तो आप देख लो, अगर इसका 10% निकालूंगा 1,60,000 का तो 16,000 आएगा। 16,000 इसमें ऐड करूँगा तो टोटल कितना आ जाएगा 1,76,000। तो सिंपली हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, करेक्ट है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 1,60,000। सो इसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहाँ लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,60,000, अभी जो हमने निकाला कॉस्ट प्राइस। ओके, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,60,000 जो हमने निकाला है, राइट? वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आपने देखा कैसे किया हमने। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखो। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एट 20% एंड 10%, राइट? वेरी सिंपल, 20% और 10% बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे देना है। तो हम एक एक करके वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पे हम लिखेंगे
वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स असेट्स। ओके, फिक्स असेट्स, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए वर्किंग नोट करना ज़रूरी है। सो प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले इसका निकालेंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000। सो 1,20,000 इंटू परसेंटेज कितना निकालना है इसका, और जो परसेंटेज है वो है 20% है, यानी 20 डिवाइड बाय 100। सो सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कट, 0 0 कट, क्या बच गया? 12,000 इंटू 2, इसका मतलब इतना हो गया 24,000। यस, 24,000 क्या आ गया हमारा? डेप्रिशिएशन किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। सेम एज हम किसका करेंगे? सेम एज हम करने वाले हैं आगे बिल्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग इज इक्वल टू, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? बिल्डिंग का अमाउंट है 48,000 इंटू परसेंटेज कितना है? 10%। सो 10% कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 0 0, कितना आ गया? 4,800। ओके, वेरी सिंपल। सो प्लांट एंड मशीनरी का 24,000 एंड बिल्डिंग का जो आ गया डेप्रिसिएशन वो 4,800। क्या करेंगे? दोनों ही पहले असेट्स में जाकर माइनस करेंगे। सो असेट्स में जाएंगे, ये रहा हमारा असेट्स। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ लिखूँगा माइनस डेप्रिशिएशन, कितना परसेंट? 20%। कितना आया 20%? 24,000। सो माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 96,000। ओके, अब असेट्स की वैल्यू कितनी होगी? 96,000। सेम एज बिल्डिंग में था, माइनस बिल्डिंग डेप्रिशिएशन 10%, डेप्रिशिएशन 10% यानी 4,800, 4,800। सो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 4,000 माइनस किया तो 44 में 800 माइनस किया तो 43,200, 43,200 इस तरह का अमाउंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दोनों ही एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर तो लिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, हमें पता है क्यों, क्योंकि ये असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे आ जाऊँगा, लिखूँगा 2 डेप्रिशिएशन और इसे अंडरलाइन कर दूँगा। सबसे पहले लिखूँगा लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी एंड दूसरा बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी का जो आया है 24,000 और बिल्डिंग का 4,800, दोनों ही प्लस करेंगे तो 28,800 ये हमारा अमाउंट आएगा टोटल डेप्रिसिएशन। इससे क्या मालूम पड़ता है कि टोटल डेप्रिसिएशन इतना दिया है। क्लियर? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट है गुड्स withdrawn by धनेश ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने कहा ये कौन सा केस है? ड्राइंग्स का केस है, बिकॉज पर्सनल यूज़ के लिए धनेश ले गए हैं। तो एक तो इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्यों? क्योंकि गुड्स कम हो रहा है। तो गुड्स में जाके एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय ड्राइंग्स। ओके, इस तरह से लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। यहाँ पे लिखेंगे टेकन बाय, किसने लिया है? धनेश, टेकन बाय धनेश। ओके, या गुड्स टेकन बाय धनेश, ऐसा लिख दो, गुड्स टेकन बाय धनेश। कितने का ले गए? 20,000, यहाँ पे मेंशन करो 20,000 ले गए। ओके, सिंपल। और ये 20,000 की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? धनेश के डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट के, टू ड्राइंग्स। धनेश के कॉलम में 20,000, बिकॉज धनेश ने विड्रॉ किया है। ब्रैकेट में लिखूंगा गुड्स टेकन, गुड्स टेकन। ओके, जिससे मालूम पड़ेगा कि हाँ धनेश ने क्या विड्रॉ किया है। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। अगला एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट। 4,000 बैड डेप्ट है और उसके बाद आरडीडी निकालना है 5%, राइट? सो पहले 4,000 की एंट्री कर देते हैं बैड डेप्ट में। बैड डेप्ट यानी कि डेटर्स में लिखेंगे माइनस
वो कौन सा बैड डेप्ट है, वो न्यू बैड डेप्ट है। यहाँ लिखूँगा न्यू बैड डेप्ट कितना है 4000। सो मैं 4000 माइनस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 1,40,000। कितना 1,40,000। फिर क्या मुझे माइनस करना है, फिर माइनस करना है न्यू RDD, और वो RDD कितना परसेंट है 5%। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा। सो अब जो RD निकलेगा वो निकलने वाला है 1,44,000 में नहीं, 1,40,000 पे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू RDD ऑन डेटस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू RDD ऑन डेटस। सो न्यू डेटस कितना है 1,40,000 इंटू परसेंटेज है 5%। सो 5% इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, कितना आ गया 1,400 इंटू 5, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,000। ओके, कितना आ जाएगा 7,000, 14 5 is 70। सो 7,000 आंसर। ये क्या हो गया हमारा, ये RDD हो गए। क्या करेंगे, सेम न्यू RDD जहाँ हमने लिखा है वहाँ से 7,000 माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा 1,33,000। ओके, सो हमने एक तो माइनस कर दिया, दोनों बैड डेट भी माइनस कर दिया, RDD भी माइनस कर दी। अब दोनों का इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर है, इसके डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू बैड डेप्ट। मैं आपको बता दूँ एक फॉर्मेट है ये जो मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में बताया था, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो अच्छा होगा। सो न्यू बैड डेप्ट्स, उसके बाद क्या था प्लस न्यू RDD, और उसके बाद क्या था टोटल लेकर माइनस ओल्ड RDD। ओके, इस तरह से हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमें क्या है, बैड डेप्ट तो नहीं दिया हुआ है, डैश नहीं मिला। न्यू बैड डेप्ट हमें मिला कितना 4,000, और न्यू RDD भी मिला कितना 7,000। टोटल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। ओल्ड RDD कुछ भी नहीं है, डैश माइनस करके फिर 11,000 बाहर। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। बैड डेप्ट जो टेबल में होता है यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेप्ट, फिर न्यू RDD, दोनों प्लस, तीनों प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस होता है ओल्ड RDD। बट यहाँ पे ओल्ड RDD नहीं है, माइनस करने के बाद सेम अमाउंट आ गया 11,000। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट दोनों भी हमने कर लिया। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। अगला एडजस्टमेंट है बहुत ही सिंपल। गुड्स वर्थ ₹12,000 वेयर परचेज एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। तो एक तो परचेज में ऐड करेंगे मैंने कहा, और मैंने एक दूसरी बात भी बोली कि परचेज हो या सेल हम क्रेडिट में मान के चलते हैं कि हमने क्रेडिट में परचेज़ किया है या क्रेडिट में सेल किया है। सो यहाँ पे परचेज़ की बात हो रही है, तो अगर मैंने उधारी में परचेज़ किया है तो मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। तो एक तो ऐड करूँगा परचेस में और दूसरा ऐड करूँगा क्रेडिटर्स में। सो आ जाता हूँ। सो परचेस में सबसे पहले ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस अनरिकॉर्डेड। ओके, बिकॉज वो रिकॉर्ड नहीं है सो अनरिकॉर्डेड ऐसा लिखूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा अमाउंट, और अमाउंट जो है वो कितना है 12,000, 12,000 अमाउंट है। 12,000 प्लस किया तो 3,52,000। ओके, 3,52,000 ये हमारा अमाउंट आ गया 12,000 ऐड करने के बाद। दूसरा मैंने बताया इसको क्रेडिटर्स में ऐड करना है, तो यहाँ जाऊँगा क्रेडिटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, अनरिकॉर्डेड परचेस कितना 12,000 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 92,000। ओके, कितना 92,000। तो एक तो हम लोगों ने परचेस में प्लस किया और एक दूसरा हम लोगों ने सन्ड्री क्रेडिटर्स में। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने क्यों हुआ ऐसा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट आई थिंक। सो लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, डिसऑनर बिल पेबल ऑफ ₹8,000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल में गलती से इंक्लूड हो गया है, तो पहले तो मैं यहाँ से माइनस करूँगा क्योंकि गलती से इंक्लूडेड है, और दूसरा हमें करना क्या था, एक्चुअली में माइनस करना था बिल्स पेबल में से, और लिखा है कि भाई डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो प्रॉपर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो मैं बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करूँगा, फिर बिल्स पेबल में से कितना अमाउंट है 8,000। सो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल में आ जाता हूँ, यहाँ से माइनस करता हूँ डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल
डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल कितना 8000। ओके, मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ 8000 और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 40,000। ओके, क्लियर। और दूसरा सेम हम क्या करेंगे, यहीं पर बिल्स पेएबल में से भी माइनस करेंगे, लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल पेएबल। ओके, सो 8000 यहाँ से भी माइनस, देखो कितना आ जाएगा। सो अमाउंट आना चाहिए आई थिंक 64,000। ओके, कितना आएगा 64,000। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया क्या हुआ है। बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन था, बस मुश्किल से एक आध दो एडजस्टमेंट जो होते हैं सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है, ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो इस तरह के कॉम्बिनेशन है परसेंटेज के, उसके अलावा ये जो डिसऑनर ऑफ अ बिल है या ये गुड्स अनरिकॉर्डेड परचेस है, ये सब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिस पे आपको ध्यान देना है। ओके, सो हम चलते हैं आगे और क्या करेंगे अब करेंगे टैली स्टार्ट करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे 6,20,000 है, यहाँ पे 3,52 है, मींस क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। सो कितना ज़्यादा है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल ले लेते हैं, कितना है ये टोटल। ओके, सो टोटल लेने के बाद लेते हैं टोटल, साइड में ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। सो जो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आएगा वो करेक्ट आने वाला है 8 लाख पूरा वैल्यू आएगा। सो दोनों साइड हम उसे लिख लेंगे इस तरह से। और जब डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का हमारा आने वाला है 5,72,000 और 5,72,000 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,28,000। इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, और इसे ही ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ओके, कितना 2,28,000। क्लियर। सो अब हम इस साइड का भी टोटल करेंगे और टोटल करने पे सेम क्रेडिट साइड ही ज़्यादा और यहाँ पे एक ही टर्म है, तो हमारा जो टोटल आने वाला है वो आएगा सेम 2,28,000 बिकॉज और कोई एंट्री है ही नहीं। सो इस साइड भी आएगा 2,28,000। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का पूरा माइनस करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने पे हमारा आने वाला है 1,77,800। सो उसे जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो टोटल आ रहा है नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 50,200। कितना 50,200 हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, राइट। और हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक तो हैं धनेश और एक है गणेश, राइट। सो धनेश और गणेश को उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उनका रेशियो क्या है, धनेश एंड गणेश का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो है। कैपिटल रेशियो यानी ये कैसे करेंगे इसे सॉल्व, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 1,92,000 डिवाइड बाय 1,28,000। ओके, सो जितने ज़ीरो हैं पहले तो ज़ीरो कट कर दो, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट, कितना बच गया 1,92,000 डिवाइड बाय 1,28,000। ठीक है, अब ये दोनों ही किसी टेबल में ज़रूर आते होंगे, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये 16 के टेबल में आ सकता है। तो 16 8 ज़ा 128 होता है और 16 1 ज़ा 16 3 16 2 ज़ा ओके। सो 16 12 ज़ा 192 होगा। अब क्या बच गया 12 डिवाइड बाय 8। इसे हम और देख सकते हैं, आप कोई ना कोई टेबल में आता होगा 4 के टेबल में। 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 यानी 3 डिवाइड बाय 2। सो हमारा जो रेशियो आ गया कितना आ गया 3:2 3:2 ये हमारा रेशियो आ गया। तो करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल, इस 50,200 को 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट कैसे करेंगे, सबसे पहले
जो हमारा वर्किंग नोट का पेज था उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 5 आई थिंक. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स. ओके, सो इस तरह से हम मेंशन कर लेंगे वर्किंग नोट. सबसे पहले धनेश इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना आया है. प्रॉफिट आया है 50,200. सो 50,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे. बिकॉज हमने अभी देखा हमारा रेशो क्या आया था 3:2. सो टोटल रेशो से डिवाइड, और जितना धनेश को रेशो देना है 3 देना है, 3 से मल्टीप्लाई. सो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो वहाँ पर आ जाएगा 1040 राइट. वन ज़ीरो ज़ीरो 40. ओके, सो इंटू 3 यानी 10,040 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30,120. यस, 30,120 राइट. ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर. सेम गणेश इज इक्वल टू 50,200 इंटू, इसका रेशो 2 है, 2 डिवाइड बाई 5. अगेन 5 × 10 50, 2 0 लेना पड़ेगा, 20 आ गया. कितना आ गया फिर है 5 4 20 0. सो 10,040 अगेन 10,040 इंटू 2 दैट इज़ 20,080. ओके, सो जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30,120 एंड 20,080. सो हम इसे लिख लेंगे. सो धनेश का जो आया है वो आया है 30,120 और जो गणेश का आया है वो आया है 20,080. ओके, सो ये हमारा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब हम इसे कहाँ लिखेंगे, इसे ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट. कितना अमाउंट आया नेट प्रॉफिट. सो जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है धनेश का 30,120 एंड गणेश का 20,080. ओके, वेरी सिंपल, जैसा है वैसा लिख देंगे. सो अब हम यहाँ भी टोटल करेंगे कैपिटल का भी. सो हमारा टोटल ले लेते हैं हम, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, नज़र आ रहा है पूरा अच्छे से. सो यहाँ पे जो हो जाएगा 0 2 1 2 2 2. ओके, सो 2,22,220 2,22,120. अगेन कंफर्म कर लेते 0 2 1 2 9 3 12 2 1 2. ओके, सेम एज यहाँ पे भी 0 8 0 अगेन 8 2 2 4 1 1,48,080. ओके, सो यही हमारा दोनों साइड बैलेंस आएगा 2,22,120 एंड वहीं पर 1,48,080. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस आ गया. ओके, सो हम बैलेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे. सो सिंपली 2,22,000 में से माइनस होगा तो 2,02,120 ये इनका आंसर आएगा. और यहाँ पर आएगा 1,48,080. ओके, यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, सो ये हमारा कैपिटल आ गया. कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लायबिलिटी में. यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट. ओके, और सबसे पहले आएंगे धनेश, उसके बाद आएंगे गणेश. सो धनेश का अमाउंट है 2,02,120 और गणेश का अमाउंट है 1,48,080. दोनों को टोटल कर लेते हैं 0 0 2 0 5 3 3,50,200 ये अमाउंट आ रहा है इनका.
ओके, सो टोटल कैपिटल हो गया। आई होप सबको समझा। हमने नेट प्रॉफिट क्या किया, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया, बिकॉज ये प्रॉफिट है पार्टनर्स का क्रेडिट साइड। यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद टैली किया, टैली करने में बैलेंस आया 2,02,120 फॉर धनेश एंड 1,48,080 फॉर गणेश। सो सिंपली वो अमाउंट क्या किया, यहाँ पे लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र हो गया 2,02,120 1,48,080 रुपीज़। ओके, सो टोटल लेने पे 3,50,200। सो हम सिंपली क्या करेंगे, अब असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल लेंगे, और टोटल लेने पे हमारा जो अमाउंट आना चाहिए, तो टोटल ले लेते हैं। सो जो टैली अमाउंट आ रहा है वो सब करेक्ट आ रहा है, दोनों साइड का ही 5,10,200 यानी 5,10,200 ये हमारा आ रहा है टैली अमाउंट। ओके, तो सिंपली इसी फॉर्मेट में, इसी तरह से अच्छे राइटिंग में, अच्छे फॉर्मेट के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हमें सॉल्व करना है। और हमने अपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया, और आई होप आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।